So anti-defection law in India, the 10th schedule to Indian Constitution. The anti-defection law was added under 10th schedule of Indian Constitution and it was added by 52nd Amendment Act of 1985. ये याद रखना, एंटी-डिफेक्शन लॉ आता है 10th शेड्यूल में और इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 1985 में। राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में इसको ऐड किया था। क्यों किया था, रीजन क्या थे, वो अब हम सब डिस्कस करेंगे। नाउ it was enacted to address the perceived problem of instability caused by democratically elected legislatures in India's parliamentary system of government, shifting alliance from one party they supported at the time of election or disobeying their party's decision at critical times such as during voting on important resolution. तो ये एक्ट क्यों ऐड किया गया था? Why was anti-defection law introduced in the first act? इसको इसलिए लाया गया है क्योंकि ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, कोई एमएलए भी हो सकता है, वो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव में जिसने कॉन्टेस्ट किया हो इलेक्शन में, या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई एमपी भी हो सकता है। तो यदि कोई एमएलए है, कोई एमपी है, मान लीजिए उसने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट लड़े, मान लीजिए किसी ने कांग्रेस के थ्रू, कांग्रेस के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ा और जीत गया, और एमपी और एमएलए बनने के बाद उसने जिसने कांग्रेस से सीट जीती थी उसने अपना कांग्रेस को छोड़ दिया और उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल गलत होगा। तो बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही थी गवर्नमेंट की, बिकॉज एक ट्रेडिशन सा बन गया था, द पीपल स्टार्टेड कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम वन पार्टी एंड देन स्विचिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से जो वोट है एमपीज और एमएलए के वो खरीदे जाते हैं, ठीक है, हमने पूरी बात की हुई थी, वी डिस्कस्ड अबाउट रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो आप समझ ही गए। तो तब जरूरी था कि एंटी डिफेक्शन लॉ प्रपोज किया जाए। सो इट वाज इन 1985 बाय राजीव गांधी, ही इंट्रोड्यूस्ड दिस इन concept because he noticed that time there was lot of instability in the government. A law was sought to limit such frequent defections in India. इसी को कहा जाता है defection. When one member, it may be MP, it may be MLA, when they jump to other political party after being elected from one party, so that is called as a defection. ठीक है। In 1985, the 10th schedule of 52nd Amendment to Constitution of India was passed by Parliament of India to achieve this. Following recommendations from many constitutional bodies, 2003 में भी 91st Amendment Act पास किया गया था, जिसने इस एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। बेसिकली 91st Amendment Act 2003 was added to limit the total number of seats in legislative assembly, ठीक है। उसके साथ साथ एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर भी कुछ चेंजेस और किए गए थे, वो भी हम पढ़ेंगे। This strengthened the Anti-Defection Act by adding provision for disqualification of defectors and barring them from being appointed as ministers for the period of time. अभी पूरा आगे डिटेल में हम समझेंगे इसको। The purpose of amendment, we are talking about the Anti-Defection Amendment here. It was to bring stability to government by deterring MPs and MLAs from changing their political parties on whose ticket they were elected. So what is the purpose of anti-defection law? That is to stop MPs and MLAs from switching the political party. Once they are elected on behalf of one party, they should remain loyal and they should stick to the same political party. They should not switch और डिफेक्ट और जंप टू अदर पार्टी, क्योंकि इसमें लोगों का भरोसा टूटता है। लोगों ने आपको एक पार्टी का प्रतिनिधि देखकर वोट किया है और आप सीट जीतने के बाद लोगों के साथ धोखा ही तो कर रहे हो अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर रहे हो। तो लोग चाहते हैं कि भाई, अगर आप बीजेपी से खड़े हुए थे तो लोग चाहते थे कि बीजेपी यहां पे पावर में आए, और आपने इलेक्शन जीतने के बाद अगर आपने डिफेक्ट कर लिया, यू जंप्ड ऑन टू सम अदर पार्टी, तो आपने लोगों का जो भरोसा है वो तोड़ दिया। यू हैव बिट्रेड द वोटर्स ट्रस्ट। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज दिस बिकेम अ पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टी, कि वो ज्यादा से ज्यादा एमपीज और एमएलए को इन्फ्लुएंस करके, अलायंस करके या मेजॉरिटी में अपनी सरकार बना लें। तो इस टूल को रोकने के लिए, ये जो तरीका हो गया था, पैंतरा हो गया था सरकार बनाने का, इसको रोकने के लिए ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था। Penalty for shifting political loyalties is the loss of parliamentary membership and bar on becoming a minister. So they may be even barred from contesting elections again, और अगर वो जीतते भी हैं तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। They will not be given any independent portfolio.
तीन सिचुएशन है प्राइमरली देयर आर 3 सिचुएशंस जब डिफेक्शन कंसिडर किया जाएगा, और उस डिफेक्शन को रोकने के लिए या उसे उस ऐसा बंदा जिसने डिफेक्ट किया है, जिसने पॉलिटिकल पार्टी को जंप किया है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौन से वो 3 प्रोविजंस हैं? फर्स्ट, व्हेन अ मेंबर इज इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, he voluntarily gives up membership of such party or votes in the house contrary to the wishes of the party। मैं बीजेपी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी, इलेक्शन जीत गई, इलेक्शन जीतने के बाद वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप दे दी मैंने, ठीक है, और या तो मैं ऐसे डिफेक्ट कर दिया मैंने, सो आई विल बी डिस्क्वालिफाइड, या फिर अगर मैं बीजेपी से इलेक्शन जीती हूं और बीजेपी का जो पार्टी के जो डायरेक्टिव्स आए हैं, अगर किसी ने बोला कि भाई आज सदन में ये बिल प्रपोज किया जाएगा एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ बीजेपी यू हैव टू वोट इन फेवर, और मैंने जाके पार्टी डायरेक्टिव के खिलाफ वोट कर दिया, आई हैव वोटेड अगेंस्ट द बिल, मैंने नो बोल दिया, तो इसका मतलब पार्टी ने आदेश इशू किया था, उस आदेश को कहा जाता है व्हिप। मैंने बताया था व्हिप, जब भी पार्टी कोई नोटिफिकेशन इशू करती है, कोई आदेश इशू करती है कि ऑल माई एमपीज, ऑल माई एमएलएज हैव टू वोट इन फेवर ऑफ दिस बिल और यू हैव टू वोट अगेंस्ट द बिल, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टी डायरेक्टिव और अ व्हिप। तो मैंने पार्टी व्हिप के अगेंस्ट जाके कोई कदम उठा लिया है, देन ऑल्सो आई विल बी डिस्क्वालिफाइड। पार्टी मेरा फेवर क्यों करेगी? मुझे तो बोल ही देगी कि भैया आपको निकाल रहे हैं हम पार्टी से, आपने पार्टी के आदेश नहीं माने, you did not follow the directive of the party, so that again I will be disqualified under the anti-defection law। Clear है first point? Second situation वो होती है when MP who has won his or her seat as an independent candidate after election and he joins political party। मैं निर्दलीय खड़ी हुई थी, इट मे बी एमएलए, इट मे बी आई मे बी एमएलए, आई मे बी एमपी, मैं दोनों जगह की बात कर रही हूं, मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की भी बात कर रही हूं, मैं स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस की भी बात कर रही हूं। यदि कोई एमपी और एमएलए निर्दलीय खड़ा हुआ था और जीत गया था, निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था, ही डिड नॉट कॉन्टेस्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, और जीतने के बाद उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सो अगेन द पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो पहला क्या, मैंने जिस पार्टी से इलेक्शन जीता उसको मैंने स्विच कर दिया, वॉलंटरली गिव अप कर दिया, या पार्टी ने आदेश दिया था उसको मैंने नहीं माना, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गई। दूसरा, मैंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शन लड़ा, जीत गई, और इलेक्शन जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो लोग तो ये नहीं चाहते थे, लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताना चाहते थे, तो इसलिए आई विल बी डिस्क्वालीफाइड। एंड थर्ड प्रोविजन जो आता है वो इस जो अभी रिसेंट हिसाब किताब हुआ ना मिस्टर स्वप्न दास गुप्ता का, उनका ये वाला थर्ड पॉइंट लागू होता है। इफ देयर इज अ नॉमिनेटेड एमपी, the law specifies that within 6 months of being nominated to the house they can choose to join a political party। यदि राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने किसी को नॉमिनेट किया है तो नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद, नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज नॉमिनेट किया गया है, डायरेक्टली उनको अपॉइंट किया गया है, तो विद इन 6 months इफ ही विश टू ज्वाइन एनी पार्टी ही कैन डू सो। लेकिन यदि 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, सो दैट नॉमिनेटेड मेंबर विल बी डिस्क्वालिफाइड। सो ऑन दैट ग्राउंड ओनली मिस्टर स्वप्न दास गुप्ता वाज आस्क्ड टू रिजाइन एंड ही रिजाइंड, क्योंकि उनको नॉमिनेट तो बहुत पहले कर लिया था, 2019 में कर लिया था, और उनका 6 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया था। ठीक है, सो दीज आर द मेन 3 रीजंस। नाउ एक्सेप्शन क्या होता है? व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ? कब कोई एमपी और एमएलए डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, उसकी सीट नहीं जाएगी? यदि इफ 2/3 ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप फॉर ज्वाइनिंग अदर पॉलिटिकल पार्टी, देन इट इज कॉल्ड एज अ मर्जर एंड दे शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें 100 मेंबर है, इनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाके जुड़ना है, ठीक है, इन्होंने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि जुड़ जाओ, तो 100 में से यदि 2/3 मेंबर्स जाके एक अलग से इस पार्टी में जुड़ जाते हैं या अपना अलग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज डिफेक्शन। बिकॉज ये प्रोविजन ऐसा क्यों रखा गया है? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये सिचुएशन ऑलमोस्ट बहुत रेयर होती है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर उस पार्टी से अलग हटके या तो एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं या किसी और पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं। सो दिस सिचुएशन इज वेरी रेयर। क्या होता था? बिफोर 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, दिस लिमिट टू स्विच पार्टी और लिमिट टू मर्ज विद अदर पार्टी और टू फॉर्म अ सेपरेट एंटिटी वाज 1/3।
तो इट वॉज वेरी इजी टू अचीव 1/3 रेशियो इन द स्टेट विच हैड वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यदि मैं मिजोरम की बात करूं तो 40 सीट है जहां पर, तो अचीविंग 1/3 वॉज वेरी इजी। 10-11 सीट तो आराम से कोई भी स्विच कर लेगा, 10 MLAs खरीद लेगा, पर इसको अभी 2/3 कर दिया है। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू टू इन्फ्लुएंस और टू गेट 2/3 मेंबर्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। तो 2/3 है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसलिए इसको 2003 के बाद इसको चेंज किया। इफ अ मेंबर गोज आउट एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, द मेंबर इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स अगर एक साथ जाकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं या अपनी कोई सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, सेपरेट एंटाइटी बनाते हैं, दे शेल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। Since 2003, parties in power are misusing the powers of the Speaker's office in the matters of disqualification. हमने ये पढ़ा था, if you remember, जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, we discussed about the लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था डिस्क्वालिफिकेशन। तो मैंने आपको ये बोला था कि it is up to the speaker finally कि whether the member will be disqualified or not. The final decision is of the speaker. तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए मैं लोकसभा की बात कर रही हूं, है ना, तो लोकसभा में जो स्पीकर होता है ना, इज यूजुअली फ्रॉम द पार्टी विच इज इन मेजोरिटी। तो बीजेपी के ही कोई फॉर्मर कैंडिडेट रहे होंगे जो स्पीकर बनाए जाते हैं। दो ऑन पेपर ही हैज टू बी न्यूट्रल, बट रियल वर्ल्ड में तो वो हमेशा फेवर करते हैं, वो जिस पार्टी की तरफ ओरिएंटेड होते हैं वो उस पार्टी का फेवर करते हैं। तो 2003 से क्या देखा गया कि स्पीकर की पोजीशन को बहुत ज्यादा मिसयूज करती थी मेजोरिटी पार्टी, बिकॉज फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन वाज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ स्पीकर। और यदि राज्यसभा की बात हो रही है तो फाइनल डिसीजन वाज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ द चेयरमैन। तो जो पार्टी की सरकार है वो तो स्पीकर और चेयरमैन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। और पहले क्या होता था कि स्पीकर का जो डिसीजन होता था ना ऑन द मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, वो पहले कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1993 के बाद से ये प्रोविजन रखा गया कि डिसीजन शैल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और यदि सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि यहां पर जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है ये बिल्कुल सही हुआ है, स्पीकर ने डिसीजन लेने में देर कर दी है, या स्पीकर हैज टू डिस्क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो स्पीकर को कोर्ट का डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लूप होल्स इन द एंटी डिफेक्शन लॉ? इस एंटी डिफेक्शन लॉ में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, देखो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, देखो इसमें बदलाव की जरूरत क्यों है, यू विल अंडरस्टैंड। मान लीजिए मैं बात कर रही हूं 200 सीट है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं किसी एक स्टेट की, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 सीट्स हैं। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट? द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी विल बी 101। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू। द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी फॉर एनी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट विल बी 101, 50% + 1। ठीक है, अब मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 90 वोट्स हैं एंड उनको 11 वोट्स की कमी हो रही है सरकार बनाने के लिए, और बाकी के जितने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके पास भी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास भी और कम स्ट्रेंथ है। तो अब ये जो पार्टी है जिसके पास 90 MLAs हैं, ये क्या कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से ये 11 MLAs उन्हें किसी दूसरी पार्टी से मिल जाए। तो मान लीजिए कि कोई दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है, और उसके पास है मान लीजिए उसके पास है 50 मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके पास है 50 मेंबर्स। तो 50 में से जब तक 2/3 मेंबर्स, नाउ व्हाट विल बी द 2/3? 50 में से नियर अबाउट जब तक 40 मेंबर्स जब तक इस पार्टी में स्विच नहीं करेंगे, मतलब अगर 40 मेंबर्स स्विच करते हैं तो उसको मर्जर मान लिया जाएगा, राइट? मैंने आपको यही फंडा बताया ना कि अनलेस द 2/3 मेंबर दे चेंज एनी पॉलिटिकल पार्टी और दे मर्ज इन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। और अगर 1-2 मेंबर जाते हैं तो वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 50 में से 40 मेंबर्स जाके मर्ज हो जाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय 40 वोट्स। तो अभी एक नया तरीका क्या निकाला है पॉलिटिकल पार्टीज ने, ये कह रहे हैं कि आप मर्ज मत करो, यू डोंट मर्ज। ये क्या करेंगे, ये आराम से बोल देंगे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के करीब अगर 20 लोगों को भी इन्होंने बोल दिया कि आप रिजाइन कर दो, तो रिजाइन करने में द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वुड बी रिड्यूस। रिजाइन करने में अगर 20 लोग रिजाइन करते तो 180 हो जाएगी स्ट्रेंथ। एंड देन अगर इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिड्यूस्ड, द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हियर इन दिस केस विल बी 91।
ठीक है, और आसानी से उनको ये मेजॉरिटी मिल सकती है। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने नया तरीका जो निकाला है वो ये है कि ये एमएलएस को बोलते हैं कि आप स्विच मत करो पार्टीज, आप रिजाइन कर दो। आप रिजाइन कर दोगे, अगर दूसरे पार्टी के लोग अगर रिजाइन कर देंगे तो अफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वुड बी रिड्यूस एंड देन द मेजॉरिटी विच दे नीड टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे वुड गेट द मेजॉरिटी, इट वुड बी लो, है ना, वो नंबर कम हो जाएगा तो उनको आसानी से मेजॉरिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ की आज की तारीख में जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम हो गई है एंड देयर इज अ नीड टू चेंज दिस पर्टिकुलर लॉ। और भी बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप समझो। Against the concept of representative democracy. How it is against the concept of representative democracy? हमने अपना प्रतिनिधि क्यों चुना है, जनता ने अपना प्रतिनिधि क्यों चुना है, अलग अलग वार्ड से एमएलएस को क्यों चुना जाता है? बिकॉज लोग बिलीव करते कि हमारा लीडर हमारी बातें समझेगा, ठीक है, हमारे एरिया की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेगा। लेकिन पार्टी जो डायरेक्शन दे रही है, बस आपको आंख बंद करके उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, सीधे पार्टी की बात ही मानना है आपको, यू डोंट हैव टू यूज एनी ऑफ योर ब्रेन्स in approving any particular bill or approving any particular law, then what is the use of democratic representative? तो यहां पर डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है। The provisions of anti-defection law is not limited to confidence motion or money bills. कोई सिंपल बिल भी अगर इशू होता है और अगर पार्टी ने कोई whip इशू किया है तो everybody has to follow it. It even applies to Rajya Sabha and Legislative Council which have no say in the stability of the government. They have to blindly follow the direction of the party. So the provision is against the concept of representative democracy कि representative को अपना दिमाग ही नहीं लगाना है, जो पार्टी ने आदेश दिया है। मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात या मनी बिल की तो बात ही नहीं कर रही हूं। इवन द ऑर्डिनरी बिल हैज टू बी पास्ड अकॉर्डिंग टू द पार्टीज डायरेक्टिव। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन कहां हुआ, वो अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा, द एक्ट टर्न्स लेजिस्लेचर टू बी एन एजेंट ऑफ द पार्टी। ये जो एमएलएज हैं और एमपीज हैं, ये बेसिकली पार्टी के एजेंट बन के रह जाते हैं। देयर आर टू ब्रॉडली एक्सेप्टेड रोल्स फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। वन, दैट दे आर द एजेंट्स ऑफ वोटर्स, वो लोगों के एजेंट्स हैं, दे शुड वर्क एज पर देयर इलेक्टर्स and they are expected to vote according to the wishes for the benefits of the constituent. The other is that the duty to the constituencies is to exercise the judgment on various issues towards a broader public interest. पहला कि लोगों ने आपको क्या सोच के चुना था, आप लोगों का इंटरेस्ट तो यहाँ पे देखते ही नहीं हो। और दूसरा, आप अपना दिमाग यूज करो ना कि जनहित में क्या अच्छा होगा, लोगों को मैं क्या डिसीजन लूं, ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या यहाँ पे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप तो इसमें दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। यू जस्ट हैव टू वोट एज पर द पार्टी, यू हैव बिकम द एजेंट ऑफ द पार्टी, सो दैट इज अगेन द लूप होल। The act fails to provide stability. कैसे? वो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि political parties which want to come in the power, they will ask for the resignation from the other members so that the effective strength is reduced and that they are able to get the required majority. The political system has found the way to topple governments by reducing total membership through resignation. In other cases, speaker usually from the ruling party has delayed in taking decision on the disqualification. The Supreme Court tried to plug this ruling. The speaker has to take the decision in 3 months. Supreme Court ने स्पीकर को बोल रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दों पर 3 महीने के अंदर डिसीजन ले लो, पर अगर स्पीकर ऐसा नहीं करता है तो भी कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है कि अगर किसी स्टेट का असेंबली का स्पीकर इसको नहीं फॉलो करे, डिस्क्वालिफिकेशन पे वो 3 महीने में डिसीजन नहीं ले रहा है, तो कोर्ट क्या एक्शन लेगा ये भी स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो मेजॉरिटी में जो है पार्टी, वो अपने स्पीकर को बोल देती है कि भैया इसको डिस्क्वालीफाई अभी नहीं करना है। तो ये बहुत सारे लूपहोल्स हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में जिनमें चेंजेस की जरूरत है। द प्रेमाइस दैट एंटी डिफेक्शन लॉ इज नीडेड टू पनिश लेजिस्लेचर हु बिट्रे द मैंडेट गिवन बाय वोटर्स आल्सो सीम टू बी फ्लॉड, ठीक है। तो यहां पर वही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। वंस यू बिकम द एमएलए और द एमपी, यू हैव टू फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी। दे फॉरगेट अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। जो चीज आपको जैसे करने को बोला जा रहा है बस वही करो, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। तो ये एक लूप होल है, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ का मेजर लूप होल तो यही है कि अफेक्टिव स्ट्रेंथ कम कर दो और रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से सरकार बना लो। तो दिस इज द एंटी डिफेक्शन लॉ।